नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं रजनीकांत की बात करूंगा। रजनीकांत तमिलनाडु के और तमिल सिनेमा के बहुत बड़े स्टार हैं और शायद देश भर में जाने जाने वाले दो ही स्टार हैं वहाँ के। एक कमल हसन हैं और दूसरे रजनीकांत हैं। और इन दोनों की एक ख़ास पहचान है, हिंदी फिल्मों के जरिए भी है। हिंदी फिल्मों में आपको अंधा कानून याद होगा, गिरफ्तार याद होगा, बुलंदी याद होगी। तो इन सारी फिल्मों से वे हिंदी फिल्मों में भी अपनी धाक जमा चुके हैं। हालांकि वे मुंबई में नहीं जम सके और शायद जमना भी नहीं चाहते थे यहाँ पे, इसलिए वे चेन्नई लौट गए और चेन्नई में उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। उनकी पॉपुलैरिटी असीमित है, अद्वितीय है। ऐसा कहते हैं कि एमजीआर के बाद इतना पॉपुलर एक्टर दूसरा कोई नहीं आया। हालांकि कमल हसन भी उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन लोकप्रियता के मामले में उनसे थोड़े कम पड़ते हैं। रजनीकांत हम सभी जानते हैं कि वे कर्नाटक के हैं और कर्नाटक में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। कर्नाटक में ही उन्होंने आरंभिक नौकरी की और कर्नाटक में ही रहने के दौरान जब उनके पिता एक मामूली कर्मचारी थे और मामूली जीवन था उनका, हम सभी की तरह निम्न मध्यवर्गीय जीवन था उनका, और वहाँ से वे आगे बढ़े और धीरे धीरे पहले उन्होंने कूली का काम किया, फिर उन्होंने कंडक्टर का काम किया और फिर वे आगे बढ़े। ऐसा कहते हैं कि जब रामकृष्ण मठ में वे पढ़ाई कर रहे थे तभी अभिनय की तरफ उनकी रुचि बढ़ी। वहाँ के नाटकों में उन्होंने अभिनय किया और फिर वहाँ से भी जानकारी बढ़ती गई। तो फिर मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया एक्टिंग के लिए और वहाँ से एक्टिंग की शिक्षा लेकर के वे अपनी किस्मत आजमाने या अपनी प्रतिभा आजमाने चेन्नई आ गए। और चेन्नई में के बालाचंद्रन ने 1975 में उनको सबसे पहला मौका दिया। हालांकि के बालाचंद्रन बाद में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने रजनीकांत के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखा दिया उनको, मैंने एक गेटवे कर दिया, खोल दिया और उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से यह ऊंचाई हासिल की है। ठीक है, रजनीकांत में ये सारी प्रतिभाएं और उनके मेहनत का, उनके कौशल का हम दाद देंगे, लेकिन पहला मौका जो देता है उसको हमेशा याद किया जाना चाहिए और के बालाचंद्रन की बहुत बड़ी भूमिका है उनके जीवन में और इस बात को रजनीकांत भी हमेशा आदर और सम्मान देते रहे हैं। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में उनकी एक ख़ास स्टाइल रही है और ख़ास अंदाज में वे आगे बढ़ते गए और उन्होंने धीरे धीरे अपनी धाक जमाई। 75 में आने के बाद से 76, 77, 78 में उनकी बहुत अनगिनत फिल्में आईं और इन सभी फिल्मों से उन्होंने अपनी लोकप्रियता मजबूत की और फिर धीरे धीरे वहाँ के पॉपुलर स्टार बन गए। राजनीति में उनकी रुचि शुरू से रही। ऐसा कहते हैं कि 96 में उन्होंने सबसे पहले बयान दिया था कि अगर जयललिता फिर से मुख्यमंत्री चुनी जाती हैं, फिर से चुनी जाती हैं, तो फिर तमिलनाडु को कोई बचा नहीं सकता। और कहते हैं कि जयललिता के हार में उनके इस बयान का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसा वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एमजीआर और जयललिता के साथ उनके संबंध बहुत मधुर नहीं रहे। चेन्नई में जब वे जयललिता और रजनीकांत का आवास अगल बगल में था और ऐसा कहते हैं कि जयललिता के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने रजनीकांत को मजबूर किया था कि वे उनके आवास के सामने से अपनी गाड़ी पर न जाया करें, वहाँ वे पैदल जाया करें। अगर ऐसा कुछ था तो सचमुच में उनके अंदर एक वितृष्णा रही होगी, उनके अंदर एक गुस्सा रहा होगा इस बात को लेकर के। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में यह परंपरा रही है कि वहाँ के जो पॉपुलर स्टार हैं वे बाद में चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ऐसे 3-4 उदाहरण हो चुके हैं। एमजीआर थे, उसके बाद से जयललिता थी, करुणानिधि थे और भी तब साउथ में ये थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, यही कर्नाटक में भी दिख रहा है, केरल में भी थोड़ा बहुत दिखता है।
हमने आंध्र प्रदेश में भी देखा था एनटी रामाराव को, तो वहाँ के पॉपुलर अभिनेता राजनीति में आते रहे हैं और राजनीति में उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। आंध्रा में अभी चिरंजीवी हैं, पवन कल्याण हैं, ये सारे लोग काफ़ी एक्टिव हैं। इस लिहाज से रजनीकांत का आना बहुत अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन उन्होंने देरी की आने में। वैसे 2017 में उन्होंने लगभग घोषणा कर दी थी कि वे जल्दी ही पॉलिटिक्स में आएंगे। अब वे 2020 में उन्होंने यह घोषणा की और 2021 में उनकी पार्टी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि 2021 के मई में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सभी सीटों पर, विधानसभा की सभी सीटों पर रजनीकांत अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि उनके राजनीति में कौन लोग शामिल होंगे, कैसे लोग शामिल होंगे। अभी तक यही कहा जा रहा है कि उनका जो फैन मंडली है हर जिले में और हर इलाके में, उसी के जो हेड हुआ करते हैं, उसी के जो प्रधान हुआ करते हैं, वही लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। तो राजनीति के हिसाब से बिल्कुल नया और बहुत ही चुनौतीपूर्ण कदम होगा कि ऐसे अनजान चेहरों को आप उनके प्रतिनिधि के तौर पे सामने पेश करें और वे उनको चुनें। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कैसे ये बातें आगे बढ़ती हैं, लेकिन अपने आप में यह महत्वपूर्ण बात है कि रजनीकांत पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। रजनीकांत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है। उनकी कई फिल्में ऐसी रही हैं जो अनेक भाषाओं में डब हुई हैं और जापान में उनकी पॉपुलैरिटी मैंने खुद देखी है। जब मैं टोक्यो शहर गया था तो किस तरीके से जापानी जो मिले थे वे कैसे रजनीकांत का नाम ले रहे थे। बादशाह है उनकी, रोबो है उनकी, अभी 2.0 आई थी उनकी फिल्म, और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको देख करके हम हिंदी फिल्मों के दर्शक भी उनके प्रभाव में आते रहे हैं और उनके मुरीद रहे हैं। उनमें एक ख़ास अंदाज है, एक ख़ास स्टाइल है और अपने मैनरिज्म की वजह से वे बहुत पसंद किए जाते हैं और अपनी भूमिकाओं में वो बहुत प्रो पीपल रहे हैं और ऐसे बयान देते रहे हैं जिसमें राजनीति की गंध आती रही है। एक बार कभी किसी फिल्म में उनका संवाद था और किसी ने उनसे पूछा था कि वे तो तमिलनाडु के नहीं हैं, फिर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, उनका घर कहाँ है तमिलनाडु में, ये बताएं। तो उन्होंने कहा था कि पूरा तमिलनाडु मेरा घर है, और ये सच्चाई है क्योंकि वे बहुत ही पॉपुलर हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि उनकी कार्यभूमि और कर्मभूमि दोनों चेन्नई के आसपास ही रही। उन्होंने ढंग से अभी तमिलनाडु को देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है और न उन इलाकों में गए हैं। हाँ, चुनाव के बाद हो सकता है कि उनका तूफानी दौरा हो और हर जगह वे जाएं और तमिलनाडु से ज़्यादा परिचित हों, लेकिन तमिलनाडु की समस्याओं से वे परिचित है क्योंकि तमिलनाडु के समस्याओं पर उनके बयान आते रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स आने का मतलब है कि वे AIADMK के जो लगभग नास्तिक किस्म के लोग माने जाते हैं, नास्तिक किस्म के नेता माने जाते हैं, उनसे विरोध में होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनका स्पिरिचुअल हिंदुत्व वाला नहीं है, हिंदू वाला है। लेकिन जिस ढंग से अभी जन्मदिन पर बधाई दी उनको प्रधानमंत्री ने, जो दिलीप कुमार को बधाई देना भूल गए थे, उन्होंने रजनीकांत को बधाई दी थी। इसके पीछे यह भी दिख रहा है कि बीजेपी अभी से अपनी फील्डिंग कर रही है। हो सकता है उनके साथ साठगांठ करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी की कोई खास मौजूदगी नहीं है। और ये सब कुछ देखना अगले साल बहुत ही रोचक होगा और एक अभिनेता का नेता के तौर पर उभरना और फिर वहाँ की राजनीति में सक्रिय होना सचमुच चुनौती का फैसला होगा। और इस उम्र में आके 47 की उम्र, 70 की उम्र में आकर के उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। पहली घोषणा उन्होंने अगर 45 की उम्र में की थी और उस समय अगर वे आ गए होते तो शायद मुख्यमंत्री के दावेदार भी होते। हालांकि इस बार उन्होंने संकेत दिया है कि वे चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। तो देखना है कि आगे क्या होता है। अभी उनका एजेंडा आना है, अभी उनका मैनिफेस्टो आना है। तमिलनाडु की राजनीति को लेकर के वे क्या सोचते हैं। हम उत्तर भारतीय और भारत के नागरिक होने के नाते उनसे उम्मीद करते हैं कि जो अलगाव की नीति वहाँ की पार्टियाँ, स्थानीय पार्टियाँ करती रही हैं, उनसे वे थोड़े अलग होंगे, क्योंकि हिंदी से उनका प्रेम रहा है और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। वे जानते हैं कि हिंदी के दर्शक भी उनको
पसंद करते हैं। कोरोना काल है, आप ऐसे आवाज़ों से बच नहीं सकते, और ये कहीं से एम्बुलेंस गुजर रहा है बगल से, तो इसकी भी आवाज़ आ रही है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।